नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसमें पूरी तरीके से विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो देखना यही होगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो इस बार किस तरीके से पूरे होते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद जो खुशी है उनके जो कार्यकर्ताओं में, उनके जो नेताओं में, वो बेशुमार देखने को मिल रही है। तो इस बार की जो खुशी है वो बिल्डोजर बाबा के रूप में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपने योगी जी की जितनी भी रैलियां देखी होंगी उसमें कहीं ना कहीं 2-4 बिल्डोजर आपको खड़े जरूर नजर आए होंगे। तो उसी पे मेरे साथ एक जाना पहचाना चेहरा तनवीर रिजवी साहब हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या मोदी मैजिक चला जो योगी और मोदी का जो मैजिक है वो लोगों के सिर पे बेशुमार चढ़ के बोल रहा है। मदरसा बोर्ड के मेंबर मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको इनाम भी दिया है उसके एवज में। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद गोरखपुर है, गोरखपुर से हुई है। हालांकि गोरखपुर में एक ऐसा इंटर कॉलेज है जिसमें लोग अपने जिस कम्युनिटी से रिजवी साहब आते हैं वहां जाने के लिए लोग सही नहीं समझते हैं। लेकिन रिजवी साहब की सारी एजुकेशन महाराणा प्रताप से हुई है, गोरखपुर से हुई है और मठ के ये बहुत करीब रहे। जैसा कि लोगों में ये भी सुनने को आया है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। लेकिन उन्हीं के मुंह पर एक सबसे बड़ा तमाचा मारने वाला जो काम किया है वो मेरे साथ तनवीर रिजवी साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। रिजवी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो दोबारा सत्ता में वापस आने पर। क्या लग रहा है? बधाई हो मुकेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ऐसा क्या मोदी और योगी मैजिक रहा जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से आई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है जी, वो कोई मैजिक वाली जो बार बार बात आती है कि ऐसा क्या मैजिक रहा, मैजिक नहीं है जी। मोदी जी ने शुरू से, जब से जो है वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने हमेशा पूरे देश की बात की, देश के हर एक नागरिक की बात की, उनके सुरक्षा की बात की, उनकी उन्नति की बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, ग्राउंड पे जाकर किया भी है। मुझे लगता है कि जो बहुत आप इंटीरियर में जाइए, बहुत जमीनी स्तर पे आप जाकर देखिए, गांव में अंदर घुसिए, तो आपको पता चलेगा कि जो पॉलिसीज दिल्ली में रन हो रही है वो पॉलिसीज जो है उस गांव में बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगी। अगर हम बात करें, मोदी जी का स्वच्छता अभियान चला और स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने जो है शौचालय की बात की। तो शौचालय की बात किसके लिए की? उन्होंने शौचालय की बात उसके लिए की जिसके पास शौचालय नहीं था, जो गरीब था, वो तबका जो शौचालय बना नहीं पा रहा था, जो शौचालय को यूज करने के लिए उसको तामीर नहीं कर पा रहा था, उस तबके को टारगेट किया। और आज आप गांव के एक एक गांव में अगर आप जाकर घुसेंगे, मैं तो बड़े इंटीरियर में जाके देखा है, गांव में जब आप जाके घुसेंगे तो पता ये चलेगा कि हर गांव में आपको कुछ ऐसे शौचालय देखने को मिल जाएंगे जो प्रधानमंत्री योजना से बने हैं। ये योजनाएं पहले भी थी लेकिन इस तरह से उसका ना कभी जो है क्या नाम है पब्लिक के लिए काम हुआ था और ना ग्राउंड लेवल पे वो पहुंचा था। इसी तरह हम आवास में देखें तो आवास की योजना भी कोई नई योजना तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पूरे 7-8 साल के साल में उन्होंने जगह जगह आवास देने का काम किया, जिसमें हमारे योगी जी की सरकार ने उसको बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल कोई भेदभाव के लिए बगैर उस आवास को जन जन तक पहुंचाया। इसके बाद आप देखिए, उज्ज्वला गैस योजना आई तो सबको मिली, बिना भेदभाव के सबके पास पहुंची। बिजली का कनेक्शन सब गांव में, जहां मुस्लिम बहुल गांव था उसमें भी पहुंचा, जो मुस्लिम बहुल गांव नहीं था वहां भी पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये निष्पक्ष भावना है
जो जन जागरण की भावना है, जनहित के लिए जो वो सोचते हैं, और उसमें योगी जी का जो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो योगी जी का इंजन जब उसमें मिला तो वो एक ऐसा वैक्यूम बना कि पूरे भारतवर्ष में हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ अभी, और योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इस बात को मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं। मैं गोरखपुर में का रहने वाला हूं, मैं उनके स्कूल का छात्र हूं, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। मैंने हमेशा इस बात को कहा भी है कि योगी जी में ऐसा कुछ नहीं है। उनको हिंदुत्व का चेहरा बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो किसी एक ही वर्ग के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी वर्गों के लिए सोचते हैं, चाहे वो उनके मंदिर के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनको जाकर आप देख लीजिए, उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो भावनाएं हैं जन कल्याण के लिए, वो बहुत ही निष्पक्ष हैं, सबके लिए हैं और ग्राउंड लेवल पे है, और उसी का इनाम हमें मिला है। ये उसका इनाम है जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा 35 साल बाद जो है हमारे उत्तर प्रदेश में लौट कर आई है। तो ये जन कल्याण योजनाओं का असर है जो हमको जो है हमारी जनता ने इनाम के स्वरूप में दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात करूं रिजवी साहब, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा महंगाई का मुद्दा रहा, किसानों का मुद्दा रहा, बेरोजगार युवाओं का जो मुद्दा रहा, ये सारे मुद्दे इस बार कैसे फेल हो गए? कितनी सारी चीजें थी, किसान आंदोलन में कितना विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी। मैं अगर लखीमपुर कांड की बात करूं, लखीमपुर में इतना ज्यादा विरोध हुआ, लखीमपुर में आपने 8 की 8 सीट जीत लिए, कितना ज्यादा विरोध होने के बाद है, फिर ऐसा क्या रहा? ईवीएम पे भी सवाल उठाए। देखिए, मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने बनाया है, गरीबी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। हमेशा से जब से देश आजाद हुआ, जब से लोकतंत्र की संरचना हुई, तब से गरीबी का मुद्दा चला आ रहा है और लगातार वो चल रहा है। उस गरीबी के मुद्दे का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा है कि उसमें छोटा छोटा काम होता है, वो पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे पे काम नहीं किया है, काम किया है, बदस्तूर करती आ रही है। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमारी पब्लिक ने हम पे भरोसा किया है, तो इस 5 साल में उस मुद्दे पे हम बहुत आगे जाकर पहुंचेंगे। लेकिन वो मुद्दा बहुत बड़ा है, उस मुद्दे को छोटे करने में अभी टाइम लगेगा। इसी तरह जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष भाव से अपने मुद्दों पे काम कर रही है, और जिन लोगों को इस भावना को लिया है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दों पे खरी उतर रही है, उन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, दोबारा हमें सरकार दी है कि हम उस मुद्दे को और अग्रसर होकर और अच्छे से और जन कल्याणी योजनाओं के साथ बिल्कुल ग्राउंड पे उतर के उन मुद्दों पे भी हम लोग जो है खरे उतरे। जी, तो ये जो लखीमपुर कांड ये काम नहीं आया है। एक और समस्या थी सबसे ज्यादा किसानों की गाय और सांड की जो समस्या थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लग रहा था कि आपका भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो गाय और सांड ने खा लिया है। ये समाजवादी पार्टी का आरोप था, अखिलेश यादव का आरोप था। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बार इलेक्शन में अगर आपने भी देखा होगा, सभी लोग देख रहे हैं, सभी हमें पूरी ईमानदारी के साथ पूरी जनता की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा इनका जो इस बार स्टंट था वो कुछ अजीब टाइप का था। कभी वो कहते थे पुलिस है पुलिस है पुलिस करके उन्होंने पुलिस को डरा दिया, कभी उन्होंने पत्रकारों को कहा कि हम ईमानदारी का जो है इनाम देंगे और बेईमानी की श्रृंखला में अलग लोगों को रखेंगे, गोदी मीडिया अलग है, मोदी मीडिया अलग है, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी की। उन्होंने पुलिस को कहा, उन्होंने पत्रकारों को कहा, उन्होंने मीडिया को कहा, उन्होंने हमारे सरकारी जितने भी जो है अधिकारी हैं उनको भी कहा। मुझे लगता है कि दोषारोपण इस बार जिस तरह से सपा सरकार ने किया है, उस दोषारोपण पे उन्होंने जो एक मार्क्स में जाकर क्योस बनाने की कोशिश की है, जनता ने उसी दोषारोपण पे मोहर लगा दी। अच्छा, तो लेकिन एक ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल उठा, जगह जगह ईवीएम। ये नहीं लग रहा कि आपको लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को अपनी मशीनें रखानी पड़ रही हैं? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे स्ट्रांग रूम को घोर रखे थे, उन्होंने जो बूथ स्थल था उसको घेर रहा था कि कहीं मशीनें चोरी हो रही हैं, कहीं वहां का वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं किसी अधिकारी के साथ किसी की गाड़ी में। आपसे बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, इस ईवीएम रखाने वाली बात को जो आपने उठाया, इस पे मैं एक आपको जवाब देना चाहता हूँ
एक मिसाल के तौर पे एक जवाब दे रहा हूं कि आप अपना काम छोड़ दे और घर जाके अपने घर की वो किचन को रखावे जहां आपका रात का खाना बनाया जा रहा है, दिन का खाना बनाया जा रहा है, उसको रखाना शुरू कर दे। कहे साहब हमें एतबार नहीं है कि हमारे घर वाले जो खाना बनाएंगे वो मुझ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं अपनी पतीलियों को रखवा रहा हूँ, मैं अपने कुकरों को रखवा रहा हूँ। इस तरह की रखवाली से कुछ फायदा है? आप ये बताइए, जहां पे आपको 125 सीटें मिल रही हैं, जहां 113 सीटें आपको मिल रही हैं, जहां हमारे ही मंत्रिमंडल से इतने बड़े बड़े चेहरे भी जो है हार जा रहे हैं, वहां आप ईवीएम पे सवाल उठा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस तरह की चीजें बिल्कुल निरर्थक हैं और ये जनता जानती है कि सोशल मीडिया का जमाना है, जो मन हो वो बनाओ, जो मन हो वो परोसो। अच्छा, तो लग रहा है जैसे कि मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी मैंने पूछा था, क्या केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हारना ये ईवीएम पे सवाल नहीं है? तो कहने लगे कि उनको जानबूझ के चुनाव हारा गया है, क्योंकि वो मोदी जी ने उनसे वादा किया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, इसलिए ऐसा, क्योंकि उनकी हार तो पहले हो गई थी। मीडिया पे भी उन्होंने सवाल उठाए कि मीडिया जो है उसको दिखा नहीं रही थी, फिर वो रात में डिक्लेयर किया है कि पल्लवी पटेल चुनाव जो है वो जीत गई है, मौर्य जी चुनाव हार गए हैं। विपक्ष के नेताओं का आजकल वही हाल है जो घर में कुछ महिलाओं का होता है, वो किसी में राजी ही नहीं होती। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से सबसे ज्यादा किसी में राजी नहीं होंगे, देखिए वो किसी में राजी नहीं होंगे। मैंने एक बात जो है, जीत जब हमारी प्रचंड बहुमत से हुई तो मैंने एक चीज लिखी कि जो जीता वही सिकंदर। तो बस इसी बात को मैं रखता हूं। ये एक चुनाव था जिसमें जनता के वोटों से हमें चुनकर आना था, जिसका माध्यम ईवीएम हो, बैलेट पेपर हो, कोई भी हो, इसको ना कोई सरकार तय करती है, ना इसको जो है कोई विपक्ष और पक्ष तय करता है। ये एक निष्पक्ष बॉडी है जिसका आयोजन किया जाता है, जनता इसमें वोट डालती है, वोट जिसके हक में गया वो जीता और जिसके हक में नहीं गया वो हारा। इसमें बिला वजह की बातें करने से कोई फायदा ही नहीं। ये मैंने कहा, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर ऐसा ईवीएम में कुछ होता, ईवीएम में खेला होता, तो पंजाब में 5 राज्यों में चुनाव था, एक राज्य बेचारे क्यों हार जाते? भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है वहां, कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई है। अच्छा, एक चीज और प्रश्न लग रहा है आप पे कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने जो है वो सेटिंग कर रखी थी, जो बसपा का वोटर था, जो कांग्रेस का वोटर था, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सेटिंग वेटिंग, मुझे तो नहीं लगता। मैं अगर अपने उससे बताऊं, व्यक्तिगत जो मेरी सोच है वो ये है कि मायावती जी की ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी। जातिवादिता का जो नारा आज से पहले लगा था, उस जातिवादिता के नारे को कहीं ना कहीं इस इलेक्शन ने जो है बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो मायावती का कोर कैडर जो वोट था, जो उनका जो है एक अपना वो कहलाता था कि साहब ये मायावती का वोट है, उस वोट में बहुत सारे वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। और ये जो शिफ्टमेंट हुआ है, इससे ये पता चलता है कि जो जातिवादिता का नारा लगाती थी पार्टियां, वो जातिवादिता के नारे पे वो फेल हो गई हैं और जनता ने ये समझ लिया है कि जो पार्टी हमारा विकास कर सकती है, जो पार्टी हमारे लिए अच्छा कर सकती है, जो राष्ट्रहित की बात कर सकती है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सकती है, जो तमाम मुद्दों पे खरी उतर रही है, हम उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। और उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, हमारी सरकार बनवाई है। और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही जन कल्याण योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और विकास के मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के मुद्दे को अच्छा करने के लिए कार्य शुरू से करना शुरू कर देगी। और इंशाल्लाह इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विपक्ष के पास कुछ भी तौलने के लिए बचेगा नहीं। अच्छा, इतना ज्यादा क्या लग रहा है? लेकिन जब मैं कहीं गांव पे जाते थे तो ये भी रहता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम मंदिर का चुनाव 2014 में आपने लड़ा, 2017 में राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा, 2019 में राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा, 2022 में भी फिर राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा। इस बार क्या लोगों ने वही सच कर दिया? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक गाना बनाया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए राम भगवान है, उनको कोई लाता नहीं है, वो तो गाने के बोल हैं जिस लेखक ने लिखा और जिसने गाया उस पे वो जो चल गया।
जनता को पसंद आ गया, जनता ने उसको सुन लिया। लेकिन असलियत ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को इतने साल से लिंगर ऑन करते चले आ रहे थे, जिसकी वजह से आप देखिए राम मंदिर के मुद्दे से हुआ क्या। राम मंदिर के मुद्दे से तमाम जगहों पर जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, जो लड़ाइयां लड़ी गई, जो जिनका परिवार उसमें जो है क्षतिग्रस्त हुआ, जिनके परिवार में दुख आया, उन सारे चीजों को कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार थी उसने पूरी तरह से डिब्बा राम मंदिर बनाने का वादा हम लोगों ने किया था। राम मंदिर जो है बन के तैयार हो रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का चहुमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश का भी विकास हुआ है। राजमार्ग से लेकर आप जितने भी स्टेट हाईवे और हाईवे है उनको देखिए किस तरह से सुगम होते चले आ रहे हैं। एयरपोर्ट जगह जगह आ गया है। मेडिकल कॉलेज हमने जगह जगह बना लिया है। इससे जनता को यह प्रतीत हो रहा है कि राम राज अब आने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, इसने राम राज को लाने के लिए जो प्रयास किया है, उस पर भी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं विश्वास जताया है और इस प्रयास को और अच्छा करेंगे, इसके लिए दोबारा सरकार बनवा दी। ठीक है, योगी जी ने एक बात और कही थी कि इस बार की जो लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है। 19.16% जो मुस्लिम वोटर था वो सिर्फ समाजवादी पार्टी थे और आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं और आप खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं। वर्षों से, आज से नहीं है, कई वर्षों से आप समझ लीजिए कि आपका पूरा छात्र जीवन से लेकर के और आज तक जो जिम्मेदारी आपके पास है, सरकार ने दी है महाराज जी ने, तो आज भी आपको क्या लग रहा है इस बार की लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं थी? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, बड़े अच्छे से इस बात को रख सकता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी को पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। इनको वोट का जो है माध्यम बनाया। मुस्लिम कम्युनिटी में ये भ्रम फैलाया कि कहीं ना कहीं ये हिंदूवादी सरकार है, इसके साथ आपका जाना ठीक नहीं है। धार्मिक तौर पे ये लोग जो है हिंदुत्व का नारा लगाते हैं तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये कहकर विपक्षियों ने भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रेम बनाया। इस फ्रेम को तोड़ने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और अपना काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा काम अभी भी जारी है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब नेगेटिविटी ज्यादा भर दी जाती है, किसी के अंदर जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर दी जाती है, तो पॉजिटिव फ्लेम आने में, उसकी वेव आने में देर लगती है। हम लोगों ने भी जिस तरह से कोशिश की है, जिस तरह से लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको हम बातों से नहीं समझा सकते, उसको हम दिखाकर ही समझा सकते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी की जहां तक बात है, हर इलेक्शन में विपक्ष जो है सामने आता है और मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काना शुरू कर देता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखें और आज तक देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कम्युनिटी को दिया क्या, इस पे भी बात होनी चाहिए। इस पे कोई इस मुद्दे पे बात करता नहीं है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो वरिष्ठ नेता हमारे थे, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से एक इंटरनेशनल क्या नाम है प्लेटफॉर्म दिया, वो किसी से छुपा नहीं है। आज मुस्लिम कम्युनिटी का हर एक बच्चा, अगर परिवार में 5 जाता है, ये कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। रोजगार का जो प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। सर आपको रोकूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट कितना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, मैं टिकट की बात अभी आपसे करूंगा, पहले इस बात को सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को रोजगार की व्यवस्था दी गई। उसके बाद 3 तलाक जैसा कानून अगर कोई लाया तो मोदी जी लेकर आए, जिससे हमारी महिलाएं सुरक्षित हुई, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं सुरक्षित हुई। और आपको मैं बताऊं, मदरसे का जो ढांचा जो बिल्कुल डगमगाया हुआ था, मैं तो मदरसे का सदस्य हूँ, मदरसे के ढांचे को सही करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी में किया गया है और माननीय मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मदरसा भी
बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कॉमन एजुकेशन हर जगह होती है, उसी तरह मदरसे की भी एजुकेशन होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब मुस्लिम कम्युनिटी अपनी जो है पढ़ाई लिखाई से, अपनी एजुकेशन से, शिक्षा से ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं परिवार का जो सोचने समझने का रवैया है वो बदल जाएगा। ये जो भेड़ चाल है ना, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि सक्सेस क्या होता है, सक्सेस जब मिलती है इंसान को, तो इंसान की जो कम्युनिटी का जो विकास है वो अपने आप होता है। और कहीं ना कहीं जब आदमी दूर दराज जाकर पैसे कमाता है और उसके बाद जो है अपना एक नाम बनाता है, अपना एक समाज बनाता है, तो उसको ये समझ में आता है कि सामाजिक सरोकार क्या चीज होती है। हम लोग जब गलियों में रहते हैं इकट्ठा होकर, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि सामाजिक सरोकारता हमारी क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर होने के नाते और मुस्लिम कम्युनिटी का होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी सामाजिक सरोकारता इसलिए बढ़ी क्योंकि मैंने एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन भी वहां ली जहां हर समाज के लोग खड़े थे। मैं वहां से हायर एजुकेशन लिया तो वहां सारे समाज के लोग खड़े थे। मैंने काम शुरू किया तो ये भी सर्व समाज के बीच में ही था। मैंने राजनीति की तो सर्व समाज के साथ की। तो जब आप दूसरे की इज्जत करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली इज्जत करेगा। जब आप दूसरे को चांस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चांस देगा। तो मुझे ये लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये लोग एकजुट होकर रहते हैं। ऐसे में ये चीज तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि साहब नहीं, मुसलमान जो है वो एक ही जगह रहेगा। मैं कहता हूं लोकतंत्र में जब भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है तो उसमें भी मुसलमान है, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सपा को मैंने इस बार देखा, इस बार के हर बार देखता हूं कि जब हम लोग कम्युनिटी के अंदर जाके अपना प्रचार करते हैं तो ये अपने जो है गुर्गों से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। ये हमें हमारे फेसबुकों पे जो है उल्टा सीधा लिखते हैं। ये हमें बताते हैं कि साहब ये कम्युनिटी से अलग है, ये भगवा वाले हैं, ये जो है मुसलमान नहीं है। तो इनको क्या हक है ये कहने का कि हम मुसलमान नहीं है। इस तरह की बातें, इस तरह का भ्रम जो आप फैला रहे हो, ये जहर जो आप घोल रहे हो, कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है इसको नहीं देख रहे हो, इस प्रॉब्लम को कैसे निजात पाना है इसको नहीं देख रहे हो, आप उनको भ्रमित कर रहे हो। तो हमारी जनता भ्रमित होने का जो एक सिलसिला चल रहा था उससे अब जो है कहीं ना कहीं विराम ले रही है। और आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय से एक अच्छा परसेंटेज हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा होगा। एक सवाल मैंने बीच में पूछा था, मैं फिर उसको रिपीट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया था? मुझे जहां तक जानकारी है 0 है। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता था कि मुस्लिम कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार सरकार बनाने के लिए उन प्रत्याशियों को लेना था जिन प्रत्याशियों पे जीत का असर हो। हमारे पास जो प्रत्याशी आते हैं टिकट मांगने, अगर उनके अंदर ये विश्वास भी साथ में आवे कि वो जिताऊ कैंडिडेट है तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने में कोई गुरेज नहीं होगा। मैं संगठन के हैसियत से ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब कैंडिडेट आता है अपना रिज्यूम लेके, तो उसको कहीं ना कहीं हमारा संगठन एक बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे उसको आंकता है कि क्या ये हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट हमारे उन क्षेत्रों से आ गया है जहां से मुस्लिम कम्युनिटी का बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह उनको भी टिकट देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। अच्छा, आप पूर्वांचल से हैं, अम्बेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर, बलिया, देवरिया उधर क्षेत्र है और आपने गोरखपुर में ज्यादा काम किया है। तो वहां पे यूपी राजभर साहब ने कहा था भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दूंगा मैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, क्या राजभर साहब का ज्यादा दबदबा है? मुझे लगता है कि उनको जवाब मिल गया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और आपके पार्टी से छोड़ के गए थे और वो आजकल ट्रोल भी हो रहा है मौर्य जी के लिए, गए थे कहीं कथा में तो शायद वो प्रसाद या पूरी खत्म हो गई और वापस आए तो यहाँ से चप्पल गायब हो गई। तो ये हाल है अभी प्रसाद मौर्य जी का, तो क्या कहेंगे? 2 शब्द। बहुत पुराने शायर ने एक शेर कहा था कि ना खुदा ही मिला ना रिसाले सनम,
ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो ऐसे लोगों का यही होता है जो वक्त और मौके पर छोड़कर परिवार चले जाते हैं, उनके लिए मैं अपने मुंह से क्या शब्द निकालूं। चलिए, अच्छा, एक दूसरे मोर्चे की मैं बात कर लेता हूँ। ऐसी कहाँ कमी रह गई कि उत्तर प्रदेश में? एक तो कई सीटें आपकी कम हो गई, दूसरा है कि डिप्टी सीएम का चुनाव हार जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम के इलेक्शन में जो उनको सफलता नहीं मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये था कि डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव जी ने पूरा जो ध्यान था वो प्रदेश में लगाए रखा। जनता को कुछ असंतुष्टि थी और साथ में जो है कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ी ताकत है तो इसको हरा देना चाहिए। ये भी जनता की एक जो है मतलब वो हो जाती है कि ये बड़ा चेहरा है तो इसके लिए हमें जो है कहीं ना कहीं इनको एक जवाब देना चाहिए। तो ठीक है, लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर नहीं जनता ने मैंडेट दिया तो ऐसा नहीं है कि उनका कद छोटा हो गया, दोबारा वो फिर जीत के आएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आपकी सरकार में डिप्टी सीएम कौन होगा? ये बात तो तय करेगा हमारा जो है संगठन और बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा। अब इसमें हम तो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए, आपके मदरसे से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। क्या उम्मीदें हैं इस बार आपकी सरकार दोबारा रिपीट हुई है? मदरसों में किस तरीके से और काम होना चाहिए ताकि जो आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस्लाम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अन्य एजुकेशन सिस्टम की तरफ? जिस तरीके से योगी सरकार ने मदरसों के लिए जो काम किया है, आप मदरसा बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो इस बार आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी धर्म और जात पंथ समुदाय से जो कोई भी आता है उसका धर्म अपना एक व्यक्तिगत पार्ट होता है। जी। धर्म पे उसको कितना अनुसरण करना है, अपने धर्म को कितना मानना है, अपने धर्म पे क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको क्या करना है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। एजुकेशन का मामला ये होता है कि एजुकेशन से इंसान कम्युनिटी के अंदर अपने को प्रूव करता है। हमारी कम्युनिटी में वही प्रूव कर सकता है जो एजुकेशन ठीक से देकर आगे आए, शिक्षा उसको अच्छी हो, अच्छी तालीम लेकर आए, तो वो कम्युनिटी का हिस्सा बनता है। अब कम्युनिटी में जब आपको अपनी हिस्सेदारी जतानी होगी तो आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरी भाषाओं को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे तब तक जो है सिर्फ ये कहकर कि मैं अपने धर्म का अनुसरण कर रहा हूँ, अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म पे खड़ा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। धर्म आपका व्यक्तिगत अप्रोच है। आपको दुनिया में कुछ करके जाना है तो करने के लिए आपको पढ़ाई भी करनी है। तो हम ये समझते हैं कि चूंकि एक इंस्टीट्यूशन का एक मॉडल है मदरसा, तो यहाँ का भी स्टूडेंट अगर साइंस पढ़े, यहाँ का स्टूडेंट भी अगर मैथ पढ़े, यहाँ का स्टूडेंट भी अपने को कम्युनिटी के अंदर जो है प्रूव करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर जो है वहां से अपने को प्रूव कर पाए, तो ये बेहतर होगा। तो हम लोग का सिर्फ एक ही लाइन है कि मदरसे की एजुकेशन को भी सिमिलर हम वैसे ही एजुकेशन बना दें जैसे कि आमतौर पे हर जगह एजुकेशन होती है, और जो धार्मिक पार्ट है उसकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए व्यक्तिगत तौर पे उसको हम लेते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक पढ़ाई भी हम करें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। चलिए, आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे भी अगले प्रोग्राम के लिए निकलना है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वैसे आप बहुत काम करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी चलाते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे की जो जिम्मेदारी आपके पास है, जिस तरीके से आपने पूरे अल्पसंख्यक समाज को एक धागे में जो पिरो के रखा है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। और आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, आप पूरब से लेकर के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक कम्युनिटी को इसके साथ जोड़ने के लिए जो आपने काम किया, और महाराज जी के साथ आपकी जो लगन है, वो इंतहा मैं आपको सलूट करता हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लग रहा है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके जो परिणाम आए हैं, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी की राह कितनी आसान हो गई? मैं आपको बताऊं, जब योगी जी 2017 में जीते थे तो मैंने कहा कि ये योगी युग आ गया।
और मेरे पिताजी जो है ड्रामा राइटर भी हैं, तो मैंने उनसे कहा एक ड्रामा आप योगी जी के ऊपर लिखिए। तो उन्होंने जो ड्रामा लिखा तो उसका टाइटल योगी युग लिखा। उसको हम लोग जो है जा रहे थे, उसकी बुक को जो है उसका प्रचार प्रसार करने जा रहे थे। तो हमने खुद कहा कि नहीं, इनका जो 5 साल का कार्यकलाप है इसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद इस बुक को हम लॉन्च करेंगे। अभी जब 2022 में दोबारा योगी जी के ऊपर विश्वास जनता ने जगाया, तो मैं ये पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये पूरा योगी युग का ही पीरियड है। ये इस पीरियड को हम योगी युग कह सकते हैं। और ये योगी युग अभी जो है खत्म नहीं होने वाला है। ये योगी युग अभी कई वर्षों तक चलेगा। और इसमें आप देखेंगे कि 2024 में भी जो है मोदी जी जब इलेक्शन लड़ने आएंगे तो योगी जी का ही जो है साथ साथ में होगा। और 2024 को भी हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के साथ सरकारों को आगे चलाएगी। तो योगी जी को क्या मैं बैटिंग प्रधानमंत्री मानूं, बैटिंग करते हुए प्रधानमंत्री मानूं, सेकंड नंबर का कैंडिडेट मानूं? देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं उनके स्कूल का छात्र हूं। मैं उस स्कूल का छात्र हूं जिसके मठ का जो है प्रधान योगी जी हैं। मैं योगी जी को दिल से उनको मानता हूं, उनको चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि उनका कैरियर जो है और ऊपर जाए और अच्छे से जो है उस पे काम हो, और वो देश का भी जो है नाम रोशन करें। और देश भी देखना चाहता है कि एक ऐसा जो है प्रधानमंत्री भविष्य में हमें मिले जो जिसके क्रियाकलाप से दुनिया में नाम ऊंचा। चलिए, एक पर्सनल सवाल आपसे, अगली प्लानिंग तनवीर रिजवी जी की क्या होगी राजनीतिक? देखिए, हमारी प्लानिंग पिछले 10-12 साल से एक ही चल रही है, उसी पे हमको रहने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं जन जन में जाता रहूं, जन जन में पहचान बनाऊं, और लोग मेरे पास आए तो उनको ये फक्र हो कि तनवीर रिजवी से हमारी बात हुई, तनवीर रिजवी से हमारी मुलाकात हुई, तनवीर रिजवी ने हमारी सुनी। मैं सिर्फ इनका जनप्रिय नेता बन के रहना चाहता हूं। बाकी जो भी इनामात हैं वो पार्टी को जब देना होगा तो हमें दे देगी। मैं पार्टी को समर्पित हूं 100%। चलिए, जनता ने आपको इतने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापस किया है, कोई मैसेज देना चाहेंगे, जनता से कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी जनता का मैं पहले तो बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास तौर से उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी कम्युनिटी से रहते हुए हमारा दामन, भाजपा का दामन छोड़ा नहीं और हमारी अपना विश्वास बनाए रखा। मैं ये मानता हूं कि बड़ा छोटा सा भी समूह अगर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में खड़ा रहा हमारी कम्युनिटी से, तो ये हमारी जीत है। और इसको कैसे विस्तार दिया जाए, इस पे हम वर्क करेंगे। और आगे आने वाले दिन में मोदी जी की सरकार दोबारा बनाएंगे 2024 में, और इसी तरह से हम जन कल्याण का कार्य करते रहेंगे, लोगों से जुड़ते रहेंगे, लोगों को मोहब्बत देते रहेंगे, लोगों से मोहब्बत लेते रहेंगे। तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा प्रचंड बहुमत से जिताया है, और हम आपकी इस मत को जाया नहीं जाने देंगे, आपके लिए खरे उतरेंगे। इसी के साथ ठीक है। तो आपने देखा होगा मेरे साथ तनवीर रिजवी साहब थे, जिस तरीके से जनता इनको जो प्यार देती है, जिस तरीके से योगी जी के ये समर्थक हैं, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में ये काम करना चाहते हैं, इस कम्युनिटी के लोग सोचते नहीं है। जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग विचार नहीं करते हैं। तो मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत आपके इस जज्बे को सलाम करता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और अपने कम्युनिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे बड़ी जो आपने बात कही है वो यही है कि जब हमारे लोग एजुकेट होंगे, जब हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, तो उनका सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक एकदम ठीक हो जाएगा। और आपने एक बहुत सही राह चुनी है, जिस तरीके से आपने 10-15 वर्षों में जो काम किया है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है, जनता के लिए जो काम किया है, और एजुकेशन खासकर इसमें लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। एजुकेशन सिस्टम जब हमारा मजबूत होगा तो हमें किसी भी प्रकार के किसी से कोई कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस एजुकेशन सिस्टम को आप ऐसे ही मदरसा बोर्ड को आगे बढ़ाते रहें। और जिस तरीके से आपकी जो पूरी टीम काम करती है, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो
पूरा एक टीम वर्क है, उसमें सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। और इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी ने आप प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनाई है, उसमें जो सरकार से आपने जो वादे किए हैं, उन पे आप खरा उतरे, पूरी तरीके से जनता के साथ आप जाएं, ताकि 2024 में जो आप जिस बार उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री का जो रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2022 में जो रिजल्ट आए हैं वो सभी के लिए चौंकाने वाले हैं। इसी के राह 2024 में मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आसान कर दी है। तो अब देखना यही होगा कि 2024 में इस बार जनता और क्या चाहती है, क्या क्या उम्मीदें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीत मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने। नमस्कार।